हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आपने आगे के सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं, क्योंकि अगर नहीं किए हैं तो ये क्लास शुरू होने से पहले मेरा स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले वो वीडियोस कंप्लीट करिए, तभी जाके आगे के ये वीडियोस आपको समझ में आएंगे। क्योंकि ये सारे अभी के जो वीडियो है वो आगे के वीडियोस से फॉलो अप होके ही जाएंगे। हम जो टर्म बोलेंगे, जो बात करेंगे, वो सब उसी वीडियोस पे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो वीडियो पॉज कीजिए, पुराने वीडियोस चालू कीजिए और पहले वो कंप्लीट कीजिए। ओके, तो अभी तक हमने सारी प्रोसेसेस के बारे में बात किया थर्मोडायनेमिक्स में। अभी हम बात करेंगे इंजिन्स के बारे में, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। बट उससे पहले आई थिंक मैंने एक चीज लास्ट टाइम मिस किया था, वो था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली? अगर आप एक प्रोसेस शुरू करते हो, जैसे कि ये पीवी डायग्राम है, मैं बोलता हूँ कि आपका प्रोसेस स्टेट ए पे है फिलहाल। स्टेट मतलब आप समझ आओ उस सिस्टम की कंडीशन स्टेट। एक सिस्टम ऐसा है, ठीक है, ये सिस्टम 1 है। यही सिस्टम कुछ टाइम के बाद यहाँ पे है, सेम सिस्टम, ये सिस्टम 2, और हम इसको बोलेंगे ए पोजीशन, ठीक है, ए पोजीशन, बी पोजीशन। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ से यहाँ, उसमें कुछ चेंजेस आए। हम ये जो एरो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये चेंज है। ठीक है, ये चेंज कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एज एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ का आपका प्रेशर था 10 और यहाँ पे आपका 10 पास्कल, और यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर है आपका आ गया, अज्यूम करो 50 पास्कल। वैसे ही टेम्परेचर कुछ T1 है, यहाँ पे T2 है। ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग कंडीशंस है, हम बात जो कर रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग कंडीशन है। चलो, तो हम स्टेट 1 और स्टेट 2 लेके चलते हैं ताकि आसानी से हम कंसिडर कर पाए। ठीक है, चलो ये और भी रब कर लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कुछ कंडीशन P1 V1 T1 है, यहाँ पे P2 V2 T2 है, कुछ तो स्टेट की कंडीशन है। तो एक पहला स्टेट मानो कि उसके चेंजेस कुछ ऐसे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे गया है। ऐसा अज्यूम मत करो कि ऐसा ही स्ट्रेट होता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे 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 घूम के यहाँ भी आ सकता है। मैटर क्या कर रहा है, वो ये पोजीशन से ये पोजीशन पहुंच रहा है। ठीक है, और मेरे सिस्टम को सिर्फ उसी से फर्क पड़ रहा है कि प्रोसेस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम स्टेट की बात कर रहे थे, स्टेट में सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि वो उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो कई बार आपने डायग्राम में ऐसा देखा होगा, सो अज्यूम मत कर लीजिए कि एक ही तरह के प्रोसेस होते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी स्टेट ले लीजिए, स्टेट 1, मानो कि ये स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। तो आपको ये दोनों के बीच में जाने के लिए कहीं, चलो आपने ये रास्ता चूज किया। ठीक है, तो अगर आप समहाउ ये सिस्टम से वापस ये सिस्टम में अटेंड कर लो, मतलब समहाउ आप यहां से यहां वापस पहुंच जाओ ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट 1 की कंडीशन क्या हुई, स्टेट 1 पहले 1 से 2 गया और 2 से फिर वापस 1 आ गया। तो टोटल चेंज इन सिस्टम जो है वो वहां पे आके खत्म हो गया। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। देखो, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है 0। प्लीज ये नोट कर लो, एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, अभी इसी में एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो आप एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझो कि मेरे पास कोई भी एक रूम है, एक रूम का टेम्परेचर मैं पकड़ता हूं, एक रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री। ठीक है, मैंने 40 डिग्री पकड़ लिया, गर्मी है अभी, तो 40 डिग्री पकड़ लीजिए। वो टेम्परेचर एसी लगाने के बाद आ गया 30 डिग्री आफ्टर एसी। अब एसी की वजह से आया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूम का टेम्परेचर पहले ये था, फिर अभी 2 है। मैंने एसी बंद कर दिया तो वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो ये एक रफली एस्टिमेशन है कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए है, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। कोई भी प्रोसेस कभी कंप्लीटली साइक्लिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक बार एटम को डिस्टर्ब करो सिस्टम के, तो वो वापस उसी पोजीशन पे कभी नहीं आते। ठीक है,
देयर मस्ट बी सम चेंजेस। तो ये होते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जितनी भी हमने बातें की, ये सब बातें क्यों की, इसका सबसे बड़ा रीजन था मुझे समझना है कि मेरा इंजन कैसे काम करता है। तो अज्यूम करो कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है, और आप ऐसे बैठे हुए हो। मेरी बाइक काफी खतरनाक है, अजय देवगन ऊपर बैठा खड़ा है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और ये मेरा रास्ता है। अब यहाँ पे जो इंजन जो मैंने लगाया था मेरे जो बाइक पे, जो मैंने इंजन माउंट किया है, ये चल कैसे रहा है, ठीक है। तो हमें ये समझना है। उसको समझने के लिए आप सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अगर मैं एक इंजन, ऐसा बॉक्स है मेरा, समझ लो ये इंजन है, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। सब बोलेंगे सर पेट्रोल डालो, सही है, पेट्रोल डालने से क्या होता है, इंजन चलता है। इंजन चलने से क्या हो रहा है, बेसिकली आप जब गाड़ी चलाते हो आप फील करते हो कि वो हीट करता है, राइट। तो उसको एग्जॉस्ट में क्या मिलता है, हीट, ठीक है। अब ये पेट्रोल जो है वो केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी का फॉर्म, केमिकल एनर्जी इज नथिंग बट कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं अगर हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो अगर इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन में हो क्या रहा है, इंजन में आपका एक केमिकल एनर्जी था जिसको हम बोल रहे हैं पेट्रोल, वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, हीट एनर्जी। समझ रहे हो बात, क्यों हम एनर्जी के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कहीं जाती नहीं है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट है। अब इस बीच में भी कुछ हो रहा है, समझ पा रहे हो, सीधा तो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि पेट्रोल कर क्या रहा है, पेट्रोल बेसिकली वो फ्यूल को इग्नाइट करता है और अंदर के पिस्टन वगैरह को चलाता है, तो अंदर एक और एनर्जी कन्वर्जन होता है और उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल मैप की इंजन कैसे चलता है। तो इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। तो हीट इंजन बेसिकली करता क्या है, हीट इंजन सिर्फ केमिकल एनर्जी को यूज करता है और हमें आउटपुट में हीट देता है, ठीक है। अभी आप अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हो। बाइक का इंजन इसी पर, हीट इंजन, बाइक का इंजन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेके आपको बता रहा था। तो दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है। अब थोड़ा बुक के पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो हीट इंजन इज नथिंग बट, अगर मैं हीट इंजन का डेफिनेशन लिखता हूं तो हीट इंजन इज नथिंग बट विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। अब आप बताओ पेट्रोल कर क्या रहा है, ये मेरे पास अगर पेट्रोल था, हम उसको जलाते हैं तो मुझे हीट मिलती है और उससे मेरी गाड़ी चलती है, जो मुझे होता है, मुझे मिला है वर्क, ठीक है। तो यही चीज है, बस मुझे उसको प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास अगर ये इंजन है, अगर मान लो ये मेरा हीट इंजन है, हीट इंजन क्या करता है, कन्वर्ट हीट, जो हीट कहाँ से आती है, पेट्रोल से। तो एक ऐसा पेट्रोल का टैंक समझ ले या फिर एक सिस्टम समझ लीजिए, एक्चुअल में ये सिस्टम ही है। सो अगर मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि इसमें तुमने पेट्रोल ऐड किया, यहाँ पे तुम खड़े थे और पेट्रोल ऐड किया, उसको जलाया, तो उसका एक टेम्परेचर बनाया तुमने, और वो जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, ठीक है। इसको तुम हॉट बॉडी भी बोल सकते हो। फिर तुमने क्या किया, फिर इंजन को तुमने हीट प्रोवाइड किया, मानो कि Q1 जितना हीट प्रोवाइड किया, और आउटपुट में तुम्हें क्या मिला, आउटपुट तुम्हें मिला वर्क। अब क्या सारा का सारा पेट्रोल अब बर्न हो जाता है, नहीं, एग्जॉस्ट है हमारे पास, साइलेंसर है, जिससे हीट लॉस होता है, राइट। वो हीट लॉस हम ऐसे आउट, देखो इन ये गेन है, ये लॉस है, ये एरोज संभाल के, ये वर्क इज आउटपुट, मतलब ये पॉजिटिव वर्क है, अगर इनवर्ड होता है वो नेगेटिव वर्क है, ठीक है।
और बाकी का फिर हम उसको सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली काम ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आपको थोड़ा बहुत रफली आइडिया आ गया होगा कि हीट इंजन में एक्जैक्टली होता क्या है। तो इसको अब डिस्क्रिप्टिवली एक एक चीज वापस रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझा है अभी भी तो आपको समझ जाएगा। तो सबसे पहले हीट इंजन करता क्या है? हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा बस अपने बैक ऑफ द माइंड एक अपने बाइक का इंजन के बारे में सोचते रहो तो ऑटोमेटिकली आपको इमेजिन होगा कि हो क्या है। और उसमें बेसिक कंपोनेंट क्या है? उसमें बेसिक कंपोनेंट है मेरा एक तो वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस अब कुछ भी हो सकता है। जब हम बाइक की बात कर रहे थे तो वो पेट्रोल था, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इंजन का इनर बॉडी जो रहता है जहां पे पेट्रोल बर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिजर्वॉयर। एक्सटर्नल रिजर्वॉयर। ठीक है, नाउ ये जो रिजर्वॉयर होता है वो हाई टेम्परेचर पर रहता है। ये आपके बाइक के अंदर की बात हो रही है। और क्या चाहिए मुझे? एक्सटर्नल रिजर्वॉयर। अभी देखो ये एक्सटर्नल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हीट हो रही है वो पिस्टन विस्टन जो भी अपना चलता है इंजन में उससे बाहर ही सारा बर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसकी और डिटेल में मैं अभी जाना नहीं चाह रहा हूं। सो एक्सटर्नल रिजर्वॉयर एट लो टेम्परेचर। तो आपको यहां से सिंपल से एक डायग्राम बना सकते हो आप कि हीट इंजन में होता क्या है। एक तो आपका हीट इंजन, तो आपका डायग्राम प्रॉपरली हम बनाते हैं तो एक रिजर्वॉयर है ऐसे जो टेम्परेचर, इसको मैं हॉट रिजर्वॉयर बोलूंगा, T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है, ये रिजर्वॉयर 1 है। अब यहां पे मेरे पास हीट इंजन है। अब हीट इंजन का काम क्या है? हीट इंजन को वर्क प्रोड्यूस करना है, गाड़ी चलाना है, राइट। तो इसने वर्क प्रोवाइड किया, लेकिन कहां से? यहां से हीट गेन करने के बाद। तो ये Q1 जितना हीट गेन करेगा। ठीक है, और जो भी हीट बाहर आएगा वो चला जाएगा दूसरे रिजर्वॉयर में जो लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर बोलते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट रिजेक्टेड होगा वो Q2 है। बेसिकली अगर आप सिर्फ एरो देखो तो Q1 जितना हीट था वो पहले W में मिल, Q1 जितना एनर्जी W में ट्रांसफर हुआ और जो बचा हुआ था वो Q2 में ट्रांसफर हो गया। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं कि Q1 इज नथिंग बट W प्लस Q2। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। जितना ऐड किया उतना बाहर भी गया टोटल। ठीक है, तो अभी ये चाहिए क्यों? तो इंजन तो बना देते हैं हम, लेकिन इंजन कितना एफिशिएंट है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी हम किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी हम, अगर तुम्हारी खुद की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है वो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ पढ़ने का। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। ठीक है, तो 24 घंटे तुम्हारे पास अवेलेबल है और हर किसी के पास रहता है। ठीक है, तो कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 22 घंटे ही पढ़ सकता है, कोई 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाता। तो हर एक की एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? तुम कितना घंटे पढ़ते हो वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, अवेलेबल आवर्स। तो मेरे पास कितना अवेलेबल है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तुम कितना कर पा रहे हो वो न्यूमरेटर में रहेगा। उसी तरह से अगर मुझे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास देखो, मेरे पास अवेलेबल क्या था? हीट Q1 और मेरे पास अवेलेबल क्या था? हीट Q1। तो ये Q1 डिनोमिनेटर में आएगा और कितना घंटा मैंने काम किया उसको रिलेट करना होता है। यहाँ पे कितना काम किया वो वर्क। सो वर्क, ये है आपका फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
तो समझ में आया? चलो अभी इसी फॉर्मूलाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुझे पता चला कि अगर एक इंजन है उसका अगर एफिशिएंसी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा एफिशिएंसी? W/Q1, ठीक है, बेसिकली वर्क डन बाय हीट सप्लाई, ठीक है। तो अगर ईटा निकालना है मुझे तो W/Q1 से निकाल सकता हूं। एक और फॉर्मूला मुझे मिला था, क्या था? जितना मैंने हीट सप्लाई किया वो दो अलग अलग फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं W क्या है? Q1 - Q2, और इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ईटा क्या मिलेगा? Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो यहां से आपको एफिशिएंसी का एक नया फॉर्मूला मिलता है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। अब ये इक्वेशन देख के मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू ईटा की क्या पॉसिबल है? मैक्सिमम वैल्यू ईटा की क्या पॉसिबल है? करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ईटा की पॉसिबल है 1, क्योंकि बाकी हो रहा है 1 - Q1/Q2, सॉरी Q2/Q1। तो Q2 हमेशा कम रहेगा, ये एग्जॉस्ट में जो एनर्जी है वो है, और ये सप्लाइड एनर्जी है, तो ये जो रेशियो है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ईटा अगर हम बोल रहे हैं एफिशिएंसी 100% है, समझो मैं बोल रहा हूँ 100% एफिशिएंसी ईटा इज 1, मीन्स एफिशिएंसी 100% है। तो ईटा को कन्वर्ट कर सकते हो 100 डाल के, ठीक है, इंटू 10, होपफुली ये तो आप कर लोगे। सो 100% एफिशिएंसी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ एफिशिएंट है मेरा 100% इंजन, तो मेरा बेसिकली ईटा 1 आना, ये 1 आना चाहिए, राइट। तो ये 1 आने के लिए क्या होना चाहिए? Q2 आपका 0 होना चाहिए, मतलब आपका एग्जॉस्ट में कुछ है ही नहीं, आपका हीट रिजेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है? आप कोई ऐसा इंजन बना सकते हो जिसमें आप बोल दो कि मेरे पास जितना पेट्रोल है उसका सारा एनर्जी में यूज कर रहा हूँ, मेरे पास जितना फ्यूल है मैं सब बर्न करके पूरा का पूरा उसका वर्क ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और इसके बारे में आगे एड्रेस करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका इंजन कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, व्हाट इफ मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, सेम एक रिजर्वायर ऐसा है, एक रिजर्वायर ऐसा है, या इसको मैं रिजर्वायर हॉट बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा T1, और ये है आपका कोल्ड रिजर्वायर, उसको मैं बोलूंगा T2, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं वर्क देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं वर्क प्रोवाइड करता हूं ऐसे, और मैं हीट गेन करना चाह रहा हूं, यहां पे मेरा मकसद ये है कि मैं हीट गेन करूं, ठीक है। तो क्यों, मैं अभी बताता हूं आपको। ये Q1 है, ये Q2 है। तो ये प्रोसेस समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा पहले इसको बाद में फील करते हैं। पहले सुनिए कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो चलता कैसे है। रेफ्रिजरेटर में आप क्या प्रोवाइड करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोवाइड करते हो तो बेसिकली आप काम कर रहे हो, तभी तो आपको बिल पे करना पड़ता है, राइट। सो जो वर्क डन आप प्रोवाइड करो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है। और वो करता क्या है रेफ्रिजरेटर? पानी को ठंडा करता है। कैसे करता है? जो भी चीजें होती है उसकी हीट एब्जॉर्ब करके, करेक्ट है कि नहीं। तो हो क्या रहा है, एक रिजर्वायर था, ठंडा वाला रिजर्वायर, इसको कोल्ड रिजर्वायर इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो भी चीजें रखी थी उसकी हीट रिजेक्ट हुई है, और वो हीट रिजेक्ट होके बाहर गई है। जो आप पीछे अगर आप देखोगे पाइप रखे हैं जहां पे कंडेंसर रखा है, तो अपने घर में रेफ्रिजरेटर पे जाइए, खोलिए रेफ्रिजरेटर, उसमें देखिए जब आपका पावर प्लग है वो चालू किया आपने, तो अंदर प्रोसेस वो कैसी होती है
कि पानी ठंडा होने के लिए पहले गर्म पानी से वो हीट रिजेक्ट करता है। अगर ये पानी का बॉटल यहाँ पे, ठीक है, अगर ये पानी का अगर ये पानी का बॉटल मैं ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हीट रिजेक्ट करता है और इसका टेम्परेचर लो बनाता है, इसीलिए इसको कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जी रखते हो आप, कुछ भी रख सकते हो, जो भी रख रहे हो, तो ये हीट रिजेक्ट करता है। और वो हीट रिजेक्ट कैसे करता है? क्योंकि वो आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए। अगर ये प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये बाकी इसकी वजह से जो भी हीट जनरेट होती है वो कहाँ जाती है? वो बाहर हम छोड़ देते हैं, वो दूसरे रिजर्व। और हमारे केस में ये आपका रूम टेम्परेचर, रूम होता है आपके जो घर के रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में, इसके लिए इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, समझ में आया? सो रेफ्रिजरेटर बेसिकली करता क्या है? वो हीट गेन करता है, वर्क उस पर करना पड़ता है, तब जाके आपको पानी ठंडा मिलता है। ठीक है, बेसिकली रेफ्रिजरेटर का अगर मैं फॉर्मूला सेम पहले की तरह बनाने जाऊं, अब यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा Q2 क्या था? यहाँ पे मेरा Q2 क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? यहाँ पे देखो, ये जो टोटल Q1 है, आपको अगर ये कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ एरो ऐसे बनाओ। देखो, एक सारे एरो एक जगह बनाओ। W ऐसे जा रहा है, Q1 ऐसे जा रहा है और Q2 ऐसे जा रहा है, तो ये सारे इनवर्ड इज इक्वल टू आउटवर्ड। तो W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर आप लिखते हो तो आप जितना हीट आप गेन करते हो, वो हीट बाहर जो छोड़ रहे हो, वो टोटल हीट कहाँ से आता है? आप वर्क कर रहे हो और आप हीट लॉस हो रहा है ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से। ठीक है, इस वजह से आप लिख पा रहे हो ये Q2 है। ठीक है, सो वर्क डन बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। अभी जब आप इंजन की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? एफिशिएंसी चेक कर रहे थे। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी चेक नहीं करते। और वहां ये देखते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर कितना परफॉर्म कर रहा है। 7 साल चल रहा है, 8 साल चल रहा है। बेसिकली हम उसका ये नहीं देखते कि 4 घंटे में उसने इतना पाया टेम्परेचर कम कर दिया, वो सब नहीं देखते। हम देखते हैं उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उसको COP लिखते हैं। तो COP हम डिनोट करते हैं। ये COP आप लिखोगे कैसे? जो आप देखो, परफॉर्मेंस चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? कितना जल्दी वो ठंडा हो रहा है, वो बेसिकली Q2 जो हीट रिजेक्ट है, और कितना काम करना पड़ रहा है उसके लिए। ठीक है, बस उतना ही है। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? आप कितना हीट लूज कर पा रहे हो वो डिवाइडेड बाय कितना आपको उसके लिए काम करना पड़ रहा है। तो Q2 by W, मैं इसका फॉर्मूला वापस लिखूंगा। सो COP इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP इज डिफाइंड एज Q2 by W। और रिसेंटली अभी हमने लिखा कि W क्या था? Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो आप ऐसे भी, और COP को कई बुक में K लिखा है, कई बुक में अल्फा भी लिखा है। सो यू कैन रिफर एनीथिंग यू वांट, बट मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ COP को COP ही लिखो। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं हम कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अल्फा ग्रेटर देन 1 आए। देखो, अल्फा की COP की अगर वैल्यू देखो आप, तो वैल्यू क्या है? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो अगर मैं ये बोल दूं कि Q1 हीट रिजेक्टेड सेम है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 है, तो वर्क डन क्या है? 0। आपने वर्क किया ही नहीं। अगर आप तो आपका COP इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, सो पॉसिबल नहीं है, वो फिजिबल सिचुएशन नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस कैन नॉट बी 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वर्क डन आपका कभी 0 नहीं हो सकता, और Q2 आपका कभी भी वर्क डन से ज्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो रेशियो जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है, आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आइडिया आएगा इसके बारे में।
तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया कि हीट इंजन कैसे काम करता है और रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने जितना भी एनर्जी पहले पेट्रोल, आप जब इंजन चलाते हो तो ऐसा पॉसिबल है आपने जितना पेट्रोल यूज किया उतना सारा वर्क मिल रहा है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। और ऐसा पॉसिबल है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उतना सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी का आपको रेफ्रिजरेशन मिल रहा है, उतना ठंडा कर पा रहा है, और आपका रेफ्रिजरेटर 100% एफिशिएंट है या उसका COP 1 है? सब पॉसिबल नहीं है। COP 1 है, हाँ ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए डिफाइन करने